और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर सीएम धामी भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी चार धाम की यात्रा की तैयारियां परखेंगे। सचिवालय में यात्रा को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। बैठक में पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन समेत अन्य विभागीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में यात्रा की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई निर्णय हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ हसन पंत मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हसन पंत, पर्यटन विभाग ने चार धाम में रोजाना दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या तय की है। लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसकी बैठक लेने वाले हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में जो आर्थिकी की रीढ़ जिसको कहा सकता है वो है आध्यात्मिक पर्यटन, यानी धार्मिक पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड में वैसे 6 महीने ये यात्रा चलती है। जी, वही साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बैठक में पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन समेत अन्य विभागीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके से यात्रा की व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा संचालित होनी है, 22 अप्रैल का तारीख मुकर्रर की गई है। 22 से 25 से 27 अप्रैल है, यानी बद्री, केदार, यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। और उत्तराखंड में इस बार जो भी तीर्थ यात्री पर्यटन के लिए आएंगे या आध्यात्मिक पर्यटन के लिए आएंगे, उनको सबसे पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके लिए भी बाकायदा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और 2 महीने पहले से ही ये सारी तैयारियां पर्यटन विभाग की ओर से संचालित की जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार खुद चाहती है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि सुगम और सुरक्षित यात्रा हो, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लोगों को अवेयरनेस के साथ हो। इसलिए बाकायदा चारों धामों में इस बार पंजीकरण की व्यवस्था के साथ साथ प्रतिदिन कितने यात्री, तीर्थ यात्री वहां पर जा सकेंगे, ताकि उनको किसी भी समस्या का समाधान राज्य सरकार की ओर से मिल सके। चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे वो चिकित्सा की व्यवस्था हो, इस तरीके से तमाम कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें तकरीबन 5500 से लेकर के 18,000 प्रतिदिन यात्रियों की एक तादाद तय की गई है, जिसको लेकर के उत्तराखंड में अतिरिक्त व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से संचालित की जाएगी, ताकि जो दूर दराज से आने वाले जो पर्यटक है, देश विदेश से आने वाले पर्यटक है, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और जगह जगह जब, क्योंकि आपदा का जो दौरान जब वक्त करते हैं, मानसून की अगर बात करते हैं, तो जब जून और जुलाई अगस्त का महीना होता है, जिस समय यात्रा पीक पर होती है, उस समय अगर मानसून आ भी जाता है और यात्रियों की संख्या अगर सीमित संख्या में ही दर्शनार्थी के तौर पर तीर्थ यात्री पहुंचेंगे धामों में, तो लिहाजा उनको किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। अगर चाहे वो तीन छत के तौर पर हो, धर्मशालाओं की बात हो, रेस्टोरेंट की बात हो, लॉज की बात हो, या उनको प्राथमिक उपचार की बात हो, या पेयजल या ऑक्सीजन की सिलेंडरों की बात हो, तो इसको लेकर राज्य सरकार पहले से अपनी तैयारियों को माकूल इंतजाम के तौर पर पूरा करना चाहती है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री खुद इन तमाम विभागों की, जो पर्यटन विभाग से संबंधित या चारधाम यात्रा में पड़ने वाले, जिनकी चाहे वो PWD सड़क निर्माण का विभाग हो, चाहे वो पेयजल का विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम विभाग, या पुलिस का विभाग हो, उन सबके साथ समीक्षा बैठक करने के बाद उचित दिशा निर्देश भी उनको प्रदान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो वहीं पर्यटन विभाग ने चार धामों में रोजाना दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या तय करती है। चार धाम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का कोटा बढ़ाया गया। 18,000 यात्री अब बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। पिछले साल 15,000 लोग ही कर सकते थे दर्शन। केदारनाथ में 12,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई रोजाना दर्शनार्थियों की संख्या। यमुनोत्री में 5,500 श्रद्धालु कर सकेंगे प्रतिदिन दर्शन। पहले 4,000 ही श्रद्धालु कर पाते थे मां यमुना के दर्शन। गंगोत्री में 7,000 से बढ़ाकर 9,000 की प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या। पिछली बार श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या में पहुंचने से विभाग ने यह निर्णय लिया। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री धामी 21 फरवरी को लगाएंगे मोहर। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में स्तरीय समीक्षा बैठक में पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन समेत तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। 25 अप्रैल को बाबा केदार की कपाट खुलेंगे। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल की कपाट खुलेंगे। यमुनोत्री, गंगोत्री की कपाट खुलने की तिथि पहले नवरात्रि को तय होगी। मंगलवार से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। केदारनाथ के लिए 9,000 और बद्रीनाथ के लिए 10,000 श्रद्धालु करा सकेंगे प्रतिदिन पंजीकरण। पहले नवरात्रि के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए पंजीकरण करा सकेंगे श्रद्धालु। 4 तरीके से होगा श्रद्धालुओं का पंजीकरण। वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर या मोबाइल ऐप के जरिए करा सकेंगे पंजीकरण।
ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता यशराज आनंद फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, चार धाम की यात्रियों को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। चार धाम यात्रियों में रोजाना दर्शन करने वालों की श्रद्धालुओं की संख्या भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके से पूरी तैयारियों का यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है? बिल्कुल दीपिका, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे, वहीं 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खुल जाएंगे। यह निर्णय लिया जा चुका है। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने की तिथि पहली नवरात्रि से तय की जाएगी। यानी पहली नवरात्रि से ही यह पता चलेगा कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट कब खुलेंगे। वहीं इस बार चार धाम यात्रा में कई अहम बदलाव किए गए हैं। जो पिछले वर्ष की कुछ भांति जो कुछ परेशानियां हुई थी, उसको देखते हुए इस बार चार धाम यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उन महत्वपूर्ण बदलावों में से सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि केदारनाथ के लिए 9,000 और बद्रीनाथ के 10,000 श्रद्धालु प्रतिदिन यात्रा पंजीकरण कर सकेंगे और यात्रा कर सकेंगे। वहीं 4 तरीके से श्रद्धालुओं का पंजीकरण होगा। यानी श्रद्धालु जो भी जाएंगे वो 4 तरीके से पंजीकरण करेंगे। ऑनलाइन हो जाएगी व्यवस्था, ऑफलाइन व्यवस्था हो जाएगी, फिर वहां पर जाकर के हो जाएगी। फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर, मोबाइल ऐप के जरिए इन सभी माध्यम के द्वारा कोई भी श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं यदि बात की जाए कि पर्यटन विभाग ने यह भी तय कर दिया कि रोजाना प्रदर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या भी अलग अलग हो सकेगी, कितनी होगी। वहीं 18,000 यात्री बद्रीनाथ के पैदल दर्शन कर सकेंगे, वहीं 15,000 यात्री केदारनाथ की कर सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, केदारनाथ से 12,000 से पहले यह संख्या 12,000 थी, जिसको बढ़ा करके 15,000 कर दी गई है। यानी कि अब 12,000 नहीं बल्कि 15,000 दर्शनार्थी रोज केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। वहीं यमुनोत्री में 5,500 श्रद्धालु प्रतिदिन यात्रा दर्शन कर सकेंगे और 4,000 श्रद्धालु माता यमुना के दर्शन कर सकेंगे। और पिछली बार श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड संख्या में पहुंचने से यह विभाग ने निर्णय लिया था, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ कि कोरोना के कारण बहुत 2 साल बाद ही यह कपाट खुला था। इस कारण से पिछले बार श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा उमड़ पड़ी। इस भीड़ को व्यवस्थित रूप से करने के लिए इस बार यह व्यवस्था किया जा रहा है। क्योंकि और इस बार दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था यह की जा रही है कि पिछली बार क्या हुआ था कि केदारनाथ चूंकि बहुत हाई डेंसिटी पर है, बहुत हाई माउंटेन पर स्थित है मंदिर, तो वहां पर चढ़ने में क्या होता है, श्रद्धालुओं को सांस संबंधित दिक्कत परेशानियां आती है। उन परेशानियों से बचने के लिए, क्योंकि हार्ट अटैक से 330 यात्रियों की, श्रद्धालुओं की मौतें हो गई थी। इस बार जो भी श्रद्धालु पैदल यात्रा करेंगे उनके पहले हार्ट की, लंग्स की जांच की जाएगी, उसके बाद उन्हें भेजा जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत उन्हें असुविधा न हो। वहीं डॉक्टरों और मेडिकल की टीम भी लगातार वहां पर काम करेगी, लगातार निगरानी में रखेगी। एक स्थल बना दिया जाएगा जहाँ पर डॉक्टर वहां पर रहेंगे और किन्हीं भी श्रद्धालुओं को यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वो जाकर के डॉक्टर से मिल सकेंगे। जी वहीं इस बार हेलीकॉप्टर के भी द्वारा श्रद्धालु यात्रा और भी अच्छे से कर सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, घोड़े और खच्चरों की संख्या जो है इस बार लिमिट किया जा रहा है और घोड़े और खच्चरों का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यह पता लगेगा कि कितने घोड़े और खच्चर ऊपर जा रहे हैं और कितने नीचे आ रहे हैं। तो यह इस बार पिछली परेशानियों को देखते हुए, जो पिछली परेशानियां हुई थी उससे निजात पाने के लिए यह निर्णय लिया गया है इस बार केदारनाथ चार धाम को लेकर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबरें यूं लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से है, जहां होटल माउंट व्यू और होटल मालारी इन को जमींदोज करने का कार्य जारी है। आपको बता दें कि विगत कई दिनों से लगातार होटल मालारी इन और होटल माउंट व्यू जैसी नामी 2 होटलों को तोड़ने का कार्य जारी था और अब बस कुछ दिनों बाद होटल माउंट व्यू और होटल मालारी इन पूरी तरह से जमींदोज हो जाएंगे। बता दें कि अब 4 मंजिला इमारत को पूरी तरह से जमींदोज किया गया है और इन दोनों होटलों को तोड़ने में करीबन 250 से अधिक मजदूर लगे हुए हैं। साथ में 3 जेसीबी मशीन के सहारे इन होटल्स को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते से पहले ये दोनों होटल पूरी तरह से जमींदोज हो जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नवीन भंडारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, जोशीमठ भू धसाव मामला है जहां पर 2 होटल्स को तोड़ने की कार्रवाई यहां पर की जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर होटल मलारिन और होटल माउंट व्यू की अगर यहाँ पर बात होती है तो लगातार इनमें कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि 250 से अधिक मजदूर इस वक्त होटल मलारिन और होटल माउंट व्यू को तोड़ने में लगी हुई है और बड़ी बात तो यह है कि 3-4 मशीनें इस वक्त लगातार होटल मलारिन और होटल माउंट व्यू को तोड़ने में लगी है और बताया जा रहा है कि बहुत कम समय में अब पूरी तरह से दोनों होटलों को यहाँ पर जमींदोज किया जाएगा। जी नवीन, जानना चाहेंगे कि जोशीमठ में भू धसाव का जो मामला था उसको लेकर लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 2 होटल भी अब इसमें शामिल कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आए दिन जो जोशीमठ में जो दरार आने का सिलसिला जो जारी है अभी भी, और बड़ी बात यह है कि आज सुबह की जो बड़ी खबर है वो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को लेकर के है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गांधीनगर के पास करीबन 20 फीट से अधिक का इसमें गड्ढा बन चुका है, जिस कारण पूरे जोशीमठ में इस वक्त काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि बीआरओ की टीम इस वक्त उसी गड्ढे के समीप आकर के अपने वाहन को खड़े कर रखी है और हालांकि बीआरओ की कड़ी टीम भी इस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर इस वक्त देखी जा रही है। और बड़ी बात यह है कि लगातार जोशीमठ में जो आए दिन जो भू धसाव के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में अभी फिर एक बार जोशीमठ में दहशत का माहौल फिर बना हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने नगरपालिका कर्णप्रयाग की बहुगुणा नगर, सुभाष नगर और अपर बाजार में भू धसाव से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि भू धसाव के कारण जिन भवनों में अत्यधिक दरारें आ गई हैं उनको खाली करते हुए सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करें। जो लोग किराए पर जाना चाहते हैं उन लोगों को 6 महीने तक किराया भी दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देशित किया कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करें। भवनों में दरारों की मॉनिटरिंग के लिए क्रेकोमीटर लगाए गए। सर्वे टीम के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाए। शासन से भी एक संयुक्त टीम गठित हुई है जो भू धसाव के कारणों का पता लगाएगी और क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जाने हैं और अगर विस्थापन किया जाना है उस संबंध में सुझाव देगी। तो उसी क्रम में एक प्रारंभिक रूप से एक परीक्षण करने हुए आज हमारी टीम ने उसका निरीक्षण किया और इन जो भी हमें अनुभव है उसको हम अपने सुझावों में शासन को प्रेषित करेंगे। काफ़ी मकानों में दरार हैं, कुछ मकान ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं है। तो आज हमने एक संयुक्त निरीक्षण भी किया है, इसकी रिपोर्ट शासन को जाएगी और मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर अंदर एक जो शासन के द्वारा जो पूरा सर्वेक्षण कर्णप्रयाग नगर के लिए जो टीम बनाई गई है 8-10 लोगों की, वो आकर के सर्वेक्षण करेगी और जो रिपोर्ट उनकी आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी वर्ष होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है और इसी क्रम में पार्टी के आला नेताओं ने नगर पंचायत लालकुआ के वार्ड नंबर 3 में पहुंचकर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें संगठन को मजबूत करने के साथ ही निकाय चुनाव में वार्ड मेंबर और चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ाए जाने को लेकर आपसी विचार विमर्श किया गया। यहाँ अपने संबोधन में प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और कालाढूंगी विधानसभा की प्रभारी मंजू तिवारी ने संयुक्त रूप से अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा समय में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाकर इतिहास रचने का काम किया है। इसके अलावा गुजरात और गोवा जैसे प्रदेशों में भी आम आदमी पार्टी के कई विधायक हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि केजरीवाल की नीतियों से आम जनमानस खुश है। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव है संदीप पाठक जी ने अभी दिल्ली में मीटिंग ली 14 तारीख को
और जिसमें आदरणीय केजरीवाल जी के निर्देशन में पूरे देश में कोई भी चुनाव हो, उन चुनावों को हम लड़ने का काम करेंगे। और अभी जो उत्तराखंड में निकाय चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका और मेयर के जो चुनाव होंगे, हम वार्ड मेंबर तक उसमें भागीदारी करेंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। और इसी सिलसिले में आज लाल कुआं विधानसभा में भी बैठक रखी गई है। आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में हम निकायों में चुनाव लड़ाएंगे और दमखम से लड़ाएंगे, क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी में स्वतः ही जुड़ रहे हैं। माननीय केजरीवाल जी की नीतियां हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, इनको देखते हुए एक आम आदमी भी आम आदमी पार्टी की ओर खिंचा आ रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार दिल्ली में हम मोहल्ला क्लिनिक और बना रखी, सफाई का अभियान चला रखा है, गंदगी सफाई की जा रही है, नालियाँ बनाई जा रही है, रोडें ठीक की जा रही है, उसी प्रकार से हम भी उसी तर्ज में लाल कुआं में भी जो है कार्य करेंगे कि हमारी पार्टी में यहाँ पर मेयर बन जाएगा, हमारे आदमी जीत जाएंगे। लक्सर के अकबरपुर उद गांव में सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मानकों के विपरीत काम करने का आरोप लगाया और इस मामले को लेकर उन्होंने लक्सर के एसडीएम गोपाल राम बिनवाल को भी लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि लक्सर की सीमेंट फैक्ट्री के बराबर में सड़क पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का काम किया जा रहा है। 7 लाख रुपए के बजट से बनाई जा रही सड़क में ठेकेदार ने लापरवाही बरती। टूटी हुई सड़क पर मिट्टी डालकर ऐसे ही टाइल्स बिछाई जा रही थी। ठेकेदार ने 100 मीटर सड़क बना भी दी, लेकिन ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आपत्ति जताई और इस संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम गोपाल राम बिनवाल को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। ये तो सड़क बनाई जा रही थी, इसमें ठेकेदार अपनी गुंडागर्दी कर रहा, ना किसी प्रधान से पूछा या किस तरह बनाने क्या करना, बस सिर्फ अपनी मर्जी से ही नीचे मिट्टी फैलाकर उसके ऊपर मानक के अनुसार कोई भी काम नहीं हो रहा। यह सड़क मेरे गांव में बन रही है, ना तो कोई इसका प्रस्तावक है, ना कोई इसका मालिक है। यहाँ से ठेकेदार आज तक यहाँ आया नहीं। 2 आदमी आए कर उन्होंने सड़क से लगाई और इस पर सड़क के ऊपर ही मिट्टी डालकर और ये लगा दिया। ठेकेदार से बात करी, भाई कहाँ कौन ठेकेदार क्या क्या नहीं है, कोई इसका ठेकेदार नहीं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य का काम हो रहा है यहाँ से, और ये तो काम ऐसे ही हो। 5.5 लाख का बजट है हमारा, 5.5 लाख की सड़क ऐसे ही बना हो। शिकायत मिली है, उसकी जांच लेखपाल से कराएगी। लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि टाइल्स का निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें तकनीकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए डोईवाला के लोरी गार्डन में राष्ट्रीय सैनिक संस्थान का 16वां अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ विश्व शांति सेवा केंद्र के संस्थापक डॉक्टर लोकेश मुनि मौजूद रहे। इस दौरान सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा, देश में फैला भ्रष्टाचार एक आपदा बन चुका है, जिसे रोकने के लिए प्रत्येक विभाग में एक गौरव सेनानी को नियुक्त करना चाहिए। साथ ही राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि देश में जब भी कोई आपदा आती है तो फौज को बुलाया जाता है और फौज के सिपाही की कर्तव्य निष्ठा, प्रशिक्षण, अनुशासन और ईमानदारी के कारण स्थिति नियंत्रण हो पाती है। तरह की अनुभूति होती है। ऐसा संगठन है जिसके अंदर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, हर वो व्यक्ति जिसने यूनिफॉर्म पहनी है इसका मेंबर बन सकता है। मजे की बात यह है कि इसमें सिविलियन पैट्रियट्स भी शामिल हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये पूर्व सैनिक के नाम से संगठन नहीं है, ये राष्ट्रीय सैनिक संस्था है। इस किस्म का नाम आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में कभी किसी दूसरे को मिल ही नहीं सकता। देहरादून के अंदर में राष्ट्रीय सैनिक संस्था का 16वां कन्वेंशन हुआ, नेशनल लेवल कन्वेंशन हुआ। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के 93,000 मेंबर्स हैं और 23 स्टेट से आए हैं और आज पूरे राष्ट्र को यहाँ पर देखा है और जो उन्होंने राष्ट्र निर्माण। देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने अपने कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रायपुर पुलिस ने मयूर विहार क्षेत्र में हुई चोरी की बड़ी घटना का सफल अनावरण किया। आगे उन्होंने कहा कि चोरी किए गए 35 लाख की कीमत के हीरे और सोने के आभूषण, 1 लाख नकदी के साथ एक शातिर अंतर्राज्यीय चोर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पूर्व में भी यह अभियुक्त चोरी के कई अभियुक्त को अंजाम दे चुका है। इसमें से मैक्सिमम जो है आपके 16 मामले तो इसमें चोरी नकबजनी के हैं और 18 मामलों में से 5 मामले तो देहरादून जनपद से हैं और 13 मामले हरियाणा के हैं। और ये बहुत शातिर चोर है, अमूमन अकेले ही अपने काम को अंजाम देता है, दिन में रह के करता है, फिर रात को जाकर के चोरी करता है। इसको वर्कआउट करने के लिए मेरे तरफ से पूरी टीम को 20,000 का इनाम और इतना हैवी रिकवरी
इतने लगभग 9-10 दिन में 8-9 दिन में हमने रिकवर किया है। तो ये इतना बड़ा रिकवरी अभी तक देहरादून जनपद के इतिहास में नहीं हुआ है। तो ये भी बात मौसम की कर ले तो अगले एक हफ्ते बढ़ेगा पारा। देहरादून 31 डिग्री तक पहुंचने के आसार। प्रदेश में हिमस्खलन की चेतावनी। अगले कुछ दिनों में मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 8 से 10 डिग्री अधिक रहने की संभावना। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के कारण अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पिघलने के आसार। इससे उत्तराखंड की नदियों के जलस्तर में वृद्धि के साथ हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बात यहां पर अगर मौसम की जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के यहां पर आसार बताए जा रहे हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पिघलने के आसार हैं। क्या कुछ किस तरीके से मौसम विभाग ने पूरी ये सूचना जारी की है, आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो फरवरी माह है, उस फरवरी माह में पारा तेजी से बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में मैदानी जिलों में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 5-7 डिग्री बढ़ने वाले, जबकि पर्वतीय जो क्षेत्रों में है वहां पर 8 से 10 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। क्योंकि जो मौसम विभाग के निदेशक हैं विक्रम सिंह, उन्होंने बताया कि अगले 1-2 दिन में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ सकती है। क्योंकि फरवरी माह 2021 में 1 साल पहले की बात की जाए तो उच्चतम तापमान 31.8 डिग्री तक जा पहुंचा था और इस बार भी तापमान 31 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। क्योंकि काफी समय से उत्तराखंड में बरसात नहीं हुई है, हालांकि बर्फबारी जरूर हुई है और साथ ही साथ जो उत्तराखंड के पर्वतीय जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, वहां पर हल्की बारिश होने के आसार बताए गए हैं। और कुल मिलाकर कहा जाए तो फरवरी माह में तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी और इसी के साथ अभी भी दिन के समय में गर्मी का एहसास शुरू हो चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इन सभी खबरों के साथ जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।